नाइटिंगेल वर्क एंड अचीवमेंट्स, इसके क्या अचीवमेंट्स है, उसने क्या किया, इसकी हिस्ट्री बता रहे हैं। और कैनोन्स ऑफ नाइटिंगेल फिलॉसफी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नाइटिंगेल फिलॉसफी इनटू प्रैक्टिस और रिसर्च। आप लोगों के अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल साइड पे इसके प्रैक्टिसेस में आप कहाँ अप्लाई करते हो और रिसर्च में इसके क्या काम है, और एवेल्यूशन ऑफ नाइटिंगेल फिलॉसफी की क्या रिजल्ट है, क्या एवेल्यूएशन है। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है। दीज आर द हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ व्हाट नाइटिंगेल। नाइटिंगेल की हिस्ट्री है वो क्या है, बोर्न इन ऑन मई 1820, 1820 को ये पैदा हुई थी, इसलिए हम 12 मई को इसी लिहाज से हम मनाते हैं, बाज़ लोग और बाज़ लोग नहीं मनाते हैं। रिसीव्ड कॉलिंग इज रिकॉर्डेड इन हर डायरी in 1837, इसके डायरी से ये मिला था कि God spoke to me and called me to his service। क्या मतलब है? हाँ, मुझसे ये काम लेने के लिए बनाया है, यानी अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए बनाया हुआ है, इसीलिए उसने अपने उसमें लिखा था। बिगेन हर नर्सिंग ट्रेनिंग इन 1851 इन जर्मनी, उसने अपनी नर्सिंग ट्रेनिंग जो है कहाँ से शुरू की थी, जर्मनी में। पायनियर द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन फॉर नर्सेज, यानी फॉर्मल एजुकेशन फॉर नर्सेज के लिए ये पायनियर मीन बुनियाद रखी उसने। इसके अलावा सर्व द एंजर सोल्जर ड्यूरिंग द क्राइमीन वार, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन आते हैं, सही है। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो है ये एग्ज़ाम में इस तरह ये आते रहते हैं। ये क्या है, इसका सोल्जर ड्यूरिंग क्राइमीन वार में इसने सोल्जर की खिदमत अंजाम दी थी, विच स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस हर फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग, जो आज भी याद किया जाता है इस नर्सिंग प्रैक्टिसेस में। और पब्लिश हर व्यूज़ ऑन नर्सिंग केयर इन नोट्स ऑन, अपने ख्यालात इसने पब्लिश किए थे नर्सिंग केयर के हवाले से। नर्सिंग केयर इन 1859 एंड इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट, जो हमारे पास हम मॉडर्न नर्सिंग के बानी भी इसको कहते हैं, लेकिन इसने जो थ्योरी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इससे बुनियाद ऑफ नर्सिंग थ्योरिस्ट। थ्योरी तो हमारे पास मल्टीपल इन एवरी, हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट्स में भी है लोग, लेकिन उसने नर्सिंग की बुनियाद में नर्सिंग से रिलेटेड जो थ्योरी उसने पेश की थी एज अ नर्स, जो है उसने फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट भी थी, कौन, नाइटिंगेल। इसके अलावा स्टेटेड इन हर नर्सिंग नोट्स डेट नर्सिंग एज एन एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ पेशेंट टू असिस्ट हिम एंड हैज़ रिकवरी। और इसने ये भी कहा, इसने क्या कहा, इसने ये कहा था कि नर्सिंग क्या है, एज एन एक्ट है ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट, कि वो अपने एनवायरनमेंट को अच्छा से अच्छा बनाए, फॉर व्हाट, फॉर द पेशेंट। वो असेस करे अपने एनवायरनमेंट के कि वो अपने पेशेंट के लिए वो कौन सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिसकी वजह से पेशेंट का रिकवरी या आउटकम अच्छा से अच्छा हो, सही है। उससे ये असेसमेंट, ये पेशेंट के एनवायरमेंटल, आप लोग के देखे होंगे कि पेशेंट एरिया को हम क्लीन करते हैं, पेशेंट एरिया पे हम डस्टबिन, ये सब चीज़ें आप कहाँ कहाँ रखते हैं, ये सब जो कंसेप्ट आया वो हमारे पास नाइटिंगेल की वजह से आया, सही है। हम हैंड हाइजीन का कंसेप्ट, ग्लविंग का कंसेप्ट, ये वहाँ से उसने एक बुनियाद दी। हो सकता है उस वक्त में ग्लविंग का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने एक एनवायरनमेंट का वर्ड यूज़ किया था, फॉर व्हाट दैट इट विल इम्पैक्ट फॉर द रिकवरी ऑफ द पेशेंट, इसमें अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है। वाज आल्सो अ स्टैटिस्टिशियन, जो आप लोग बायोस्टैट पढ़ते हो तो इसने एज अ स्टैटिस्टिक के तौर पे भी काम किया था, तो ये सवाल भी आ सकता है कि शी वाज आल्सो ए स्टैटिस्टिशियन, सही है। यूज़ बार, इसने कौन से बार यूज़ किए थे एज ए स्टैटिस्टिक रिसर्च में, पाई चार्ट और, सही है, इसने पाई चार्ट वगैरह और बार चार्ट यूज़ किया था, दो कंसेप्ट यूज़ किया। हमारे पास बायोस्टैट में आप लोग पढ़ोगे कि बार चार्ट कौन सा है, पाई चार्ट कौन सा है। बार जो है बार की तरह यूज़ होते हैं, बार लाइक होते हैं, पाई चार्ट जो होते हैं बिल्कुल सर्कल की तरह होते हैं। आप लोग वो देख लोगे बायोस्टैट में, दिस इज़ द पार्ट ऑफ बायोस्टैट, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत बता रहा हूँ किसने ये काम किए थे। द इंटरनेशनल नर्सेज डे मई 12 इज ऑब्जर्व इन रिस्पेक्ट टू हर कंट्रीब्यूशन टू नर्सिंग, इनके खिदमात को रिस्पेक्ट देने के लिए, इसके खिदमात के तौर पे हम 12 मई मनाते हैं। वी सेलिब्रेट दिस डेट। और डाइट जो है 13 अगस्त 1910 को ये क्या हुई थी, वफात पा गए थे। तो ये इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के इस एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। नाइटिंगेल थ्योरी क्या है, द फाउंडेशन ऑफ नाइटिंगेल थ्योरी एज द एनवायरनमेंट, जो हमारे पास जो नाइटिंगेल की थ्योरी का जो फाउंडेशन है वो क्या है, वो एनवायरनमेंट है, सही है। ऑल द एक्सटर्नल कंडीशन, हमारे पास जो एक्सटर्नल कंडीशन, दीज आर द एक्सटर्नल कंडीशन, सही है, वो क्या करते हैं, एनफोर्सेस डेट इम्प्रूव्स द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसमें हम पेशेंट भी आते हैं, हम जानदार भी आते हैं। गर्मी होती है, गर्मी एज द एक्सटर्नल वो है ना,
एक्सटर्नल कंडीशंस है। इस एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स या पेशेंट आ जाए तो इसके क्या हालात होगी। हमने हॉस्पिटल हर जगह पे ये एसी लगाया होता है, हमने आईसीयू पे अलग टेम्परेचर रखा होता है, वार्ड एरिया पे अलग टेम्परेचर रखा होता है। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आई? नाइटिंगेल की वजह से आई, उसने इस एनवायरनमेंट पे काम किया था। आईसीयू का हम यहाँ पर कितना रखते हैं, आईसीयू में कितना टेम्परेचर रखते हैं, प्रोटोकॉल कितना रखते हैं? हाँ, कितना टेम्परेचर होता है? हमने कभी देखा है उसको? 25 होते हैं। आप बताओ प्लीज़ जमाल, वार्ड एरिया का कितना होता है? 25 तक होता है। और तकरीबन आईसीयू का कितना होगा? 10 तक है, 15 है, कितना है? हाँ, इतना तक ये इसलिए होते हैं कि क्योंकि वो वहाँ पर आईसीयू में हमारे पास सीबीआर पेशेंट होते हैं, तो सीबीआर पेशेंट को ज़्यादा स्वेटिंग की कंडीशन वन साइडेड होंगे। अगर हम इसको करवट नहीं देंगे तो ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या होगा? स्किन ब्रेकडाउन, बेडसोर के चांसेस होते हैं। तो ये भी कहाँ से पता चला? हमें नाइटिंगेल की वजह से पता चला। तो इसे एक कंसेप्ट दिया था, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पर रिसर्च होती गई कि बेडसोर क्या है। बेडसोर का कंसेप्ट हो सकता है उस वक्त नहीं था, तो बेडसोर हमें अभी पता चला। हम करवट क्यों लेते हैं? ये करवट का कंसेप्ट जो है हमें उस वक्त तो पता नहीं था कि अगर आप 2 घंटे तक वन साइड से दूसरे साइड आप चेंज करते रहोगे, अगर नहीं करते रहोगे विद इन 2 आवर्स क्या हो जाते हैं, वहाँ पर ब्लड सप्लाई अल्ट्रेशन हो जाती है ड्यू टू द प्रेशर। और इस प्रेशर की वजह से प्रेशर अल्सर हो सकता है, नेक्रोसिस वगैरह इसकी तरफ चला जा सकता है। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आई? ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्सेज और इन्वायरमेंटल थ्योरी यानी नाइटिंगेल थ्योरी की वजह से पता चला। प्लीज़, और शी अज्यूम डेट, उसने क्या अज्यूम किया था? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड कंडीशंस कैन प्रिवेंट। ये बोल रहे इससे ये ख्याल किया कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो है आइदर गर्मी हो, आइदर पानी की अवेलेबिलिटी ना हो, साफ पानी फॉर एग्जांपल पानी अवेलेबल है लेकिन साफ पानी अवेलेबल ना हो, लेटरिन सिस्टम सही नहीं हो, दीज आर द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। अगर ये सही नहीं होंगे तो क्या होगा? ये बोला अगर इसको हम सही करेंगे कैन प्रिवेंट, अगर इसको हम सही तौर पे रखेंगे ये प्रिवेंट भी कर सकता है, सप्रेस भी कर सकता है और कंट्रीब्यूट टू डिजीज़ और डेथ। मीन आपके डिजीज़ आउटकम आप जल्दी सही हो सकते हो। लेकिन अगर इसको हमने सप्रेस नहीं किया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, हमने इसको कैसे, हमने गर्मी को किस चीज़ से सप्रेस किया? बाय फैन, बाय एसी, सही है, और बाय गुड वेंटिलेशन से हम इसको सप्रेस करते हैं ताकि डिजीज़ आउटकम हमारा क्या हो? प्रोलॉन्ग ना हो, सही है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हो। और हर गोल वाज टू हेल्प, इसका गोल क्या था? हाँ, वाज टू हेल्प द पेशेंट रिटेन हिज ओन वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या है? कि वो खुददार बने, वैलिडिटी हिज ओन वैलिडिटी बाय मीटिंग हिज बेसिक नीड्स। हम इसको क्या करते हैं? इसको वैलिड रखना है, इसको वाइटली तौर पे इसको एक्टिव रखना है। कैसे रखना है? इसका गोल किसका था? नाइटिंगेल का था। लेकिन किस तरह वो करती थी? को कैसे मिलेंगे? हम जब पेशेंट को या किसी पेशेंट को क्या करेंगे? बेसिक नीड्स वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे। इस बेसिक नीड्स में पानी भी है, इस बेसिक नीड्स में हमारे पास ये एसी भी है, इस बेसिक नीड्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? न्यूट्रिशनल स्टेटस भी है, साफ पानी, साफ हवा, ये सब चीज़ें, ऑक्सीजनेशन। अगर इसको ये मिलेंगे तो फिर क्या होगा? थ्रू कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट, यानी बेसिक नीड्स किस तरह मिलेंगे? जब हम अपनी कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट करेंगे, इस इन्वायरमेंट पे कंट्रोल करेंगे। ऐसे नहीं यहाँ गर्मी हो रही है आप कह रहे हो ये तो बस कुदरत का निज़ाम है, बस हम इस तरह बैठे रहेंगे, तो व्हाट विल बी हैपन? क्या होगा भाई? अपना वी पेश करो ना, ये नाइटिंगेल ने पेश किया अभी, दिस इज़ द एडवांस लाइफ जी। अगर आपको गर्मी ये कंडीशन पे आप इसको सप्रेस नहीं कर बोलते, ये कुदरती आफात है बस छोड़ दो, तो क्या होगा? व्हाट? हाँ, पेशेंट का आउटकम क्या होगा? हाँ, तो वी शुड ऑलवेज क्या थिंक अबाउट व्हाट अल्टरनेटिव्स। हम अल्टरनेटिव्स के बारे में हम क्या करेंगे? हमें सोचना होगा। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके पास साफ पानी अवेलेबिलिटी ना होगी तो फिर क्या होगा? टाइफाइड होगा और डायरिया होगा, डायसेंट्री, ये सब चीज़ें हो सकती है। फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट इन्वायरमेंट, 3 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। बेसिकली तौर पे हमारे पास नाइटिंगेल ने 3 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पेश किए थे। वो इन्वायरमेंट क्या है? वन इज़ फिजिकल इन्वायरमेंट, सेकंड वन इज साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, तीसरा है सोशल इन्वायरमेंट। ये भी आ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रेजेंट बाय नाइटिंगेल। तो इसने 3 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट बताए थे, फिजिकल इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट। इसने इन तीनों इन्वायरमेंट पे अच्छा काम किया और इस इन्वायरमेंट को जब हम बेहतर करेंगे इन द 3 कैटेगरीज, सो पेशेंट आउटकम विल बी बेटर। सही है? क्या है? जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स वेयर द पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड। फिजिकल इन्वायरमेंट में यह है जहाँ पर पेशेंट का
इलाज किया जाता है। इट इफेक्ट्स ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्लीनेस ऑफ एनवायरनमेंट रिलेट्स डायरेक्टली टू डिजीज़। इसका डायरेक्टली रिलेशन है ना क्लीनेस ऑफ एनवायरनमेंट। अगर हमारे पास एनवायरनमेंट साफ नहीं होगा तो डिजीज़ आउटकम ज़्यादा होगा रेशियो। अगर हम क्लीनेस एनवायरनमेंट क्या होगा, कम होगा, अच्छा होगा, तो डिजीज़ आउटकम क्या होगा, बेहतर होगा। सही है, यानी डिजीज़ बीमारी कम होगी, हेल्दी कंडीशन ज़्यादा होगी। सही है। इसके अलावा क्लीनेस ऑफ एनवायरनमेंट रिलेट डायरेक्टली टू डिजीज़ प्रिवेंशन एंड पेशेंट मोर्टेलिटी। व्हाट इज़ मोर्टेलिटी? हाँ, पेशेंट मोर्टेलिटी, डेथ रेशियो। ये बोले कि अगर हम अपने कंडीशन को, एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएंगे तो आउटकम, पेशेंट मोर्टेलिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। मीन मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं। बेहतर का मतलब ये नहीं बढ़ाना, बढ़ाना इज़ नॉट द बेनिफिशियल फॉर अस। हम डेथ रेट को कम करना है और प्रिवेंटिव मेजर को भी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उस प्रिवेंटिव मेजर में हमारे पास माहौल को साफ़ सुथरा रखना है। इसमें सिर्फ पानी नहीं है, सब चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरी है, बेसिक नीड्स हैं। और क्या एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड द सोशल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द पर्सन। सही है। हमारे पास दूसरा है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये क्या है? कैन बी अफेक्टेड बाय ए नेगेटिव फिजिकल एनवायरनमेंट विच देन कॉज स्ट्रेस। अगर आपके पास ये एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, दिस विल लीड टू स्ट्रेस। हमने एपिडेमियोलॉजी में पढ़ा था कि स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, मल्टीपल कॉज एसोसिएटेड फैक्टर है। जैसे स्ट्रेस इज द व्हाट कॉजेटिव फैक्टर और रिस्क फैक्टर टुवर्ड्स डायबिटीज। रिस्क फैक्टर है, गुड। तो स्ट्रेस इज द रिस्क फैक्टर फॉर व्हाट, डायबिटीज। इसके अलावा स्ट्रेस इज द रिस्क फैक्टर फॉर स्मोकिंग। स्ट्रेस होते हैं तो लोग स्मोकिंग करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस इज द रिस्क फैक्टर फॉर व्हाट, डिप्रेशन है, नहीं डिप्रेशन तो हो गया। स्ट्रेस इज द रिस्क फैक्टर फॉर व्हाट, हाइपरटेंशन। जी हाँ, अल्कोहल एब्यूज़र भी बन जाता है व्हेन द पर्सन और द पेशेंट इज बिकम स्ट्रेस। तो ये क्या है, दिस इज द साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इट रिक्वायर्स वेरियस एक्टिविटीज टू कीप द माइंड एक्टिव। तो इसमें क्या है, हम अपने एक्टिव माइंड को एक्टिव रखने के लिए वेरियस एक्टिविटीज़ है। इस वेरियस एक्टिविटीज़ में सबसे बेस्ट एक्टिविटी ये है कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। सही है। मोबाइल कम इस्तेमाल करना। सही है। चैट वगैरह कम से कम करना। दीज आर व्हाट, दीज आर द सच एक्टिविटीज़ टू कीप द माइंड एक्टिव। सही है। ये नौजवानों के लिए इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशंस विद द पर्सन, अबाउट द पर्सन एंड अबाउट अदर पीपल। इसमें साइकोलॉजिकल में क्या करते हैं, विद द पर्सन, अबाउट द पर्सन एंड अबाउट अदर पर्सन। कौन एक्सप्लेन करेगा, हु विल एक्सप्लेन दिस? आप बताओ प्लीज़। ये इन्वॉल्व होता है कम्युनिकेशन, मतलब एक पर्सन का अपना या एक किसी बंदे के बारे में, ठीक है, या अदर लोगों के पर्सन के बारे में ये अपना जो कम्युनिकेट कर रहे हैं। सही है। जी आप बताओ। ये बात हो रही है कि कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है किसी एक बंदे के बारे में और किसी और बंदे की उससे बात करना या उससे ज़्यादा लोगों की बात करना। आउटकम कौन बताएगा सही इसके लिए? एलेबोरेट दिस। फिजिकल इन्वायरमेंट ये है कि मतलब हमारा साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट हमारा रिलेटेड है फिजिकल इन्वायरमेंट से। अगर हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट सही नहीं होगा तो साइकोलॉजिकल ठीक होगा, फिजिकल सही नहीं होगा तो वो नेगेटिव। सही है। तो ये क्या, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो फिजिकल इन्वायरमेंट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन ऑन सिचुएशन। ये कंडीशनल होती है। अगर आपका फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू द, यानी हाँ पॉजिटिव फिजिकल इन्वायरमेंट होगा तो इट विल गुड इफेक्ट। लेकिन अगर नेगेटिव फिजिकल इन्वायरमेंट होगा तो दिस विल लीड टू स्ट्रेस और सच सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नाइटिंगेल ने इसमें बात कर दी है। सही है। इसलिए नहीं कि आप लोग बोल रहे हो कि बस नाइटिंगेल बात कही है कि फिजिकल इन्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट यू शुड टू क्रिएट। सही है। तो ये क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमेशा क्रिएट करें। तो आप लोगों के लिए बता रहे हैं, सब लोगों के लिए। इसमें सोशल इन्वायरमेंट क्या है, इंक्लूड्स द कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट्स में क्या है, इसमें कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट में दीज आर द पार्ट्स, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, प्रॉपर ड्रेनेज। अगर प्रॉपर फॉर एग्जांपल क्लीन एयर नहीं हो तो ऑटोमेटिक एलर्जिक कंडीशन हो सकती है। आइदर पेशेंट भी ना हो। ये सिर्फ के लिए नहीं है एनवायरनमेंट को साफ रखना कि हम बस जब जहाँ पेशेंट है उसके लिए बस एनवायरनमेंट को साफ रखें। नाइटिंगेल ने कहा है। सही है। एज ए नर्स जो है हम हर कंडीशन, आइदर घर हो आइदर स्कूल हो, हर जगह को क्या करना है, साफ रखना है। इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन। क्लीन वाटर रखना है और इसके अलावा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होते तो फिर क्या होता है,
व्हाट विल बी हैपन? GI प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम है ना, डायरेक्टली आपका इससे सा कॉन्टेक्ट आ जाता है, एसोसिएटेड फैक्टर आ जाते हैं। और इसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन होम्स और हॉस्पिटल रूम, होम भी है देखो, हॉस्पिटल एज वेल एज द टोटल कम्युनिटी। सही है, हम टोटल कम्युनिटी तौर पे काम करते हैं। सही है, अगर आप हॉस्पिटल पे काम करते हो तो आपका हॉस्पिटल ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर आप घर पे आ जाते हो तो घर का भी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। विद इन कम्युनिटी के लिए आपको सोचना है। आप लोग देखो आज एरिया में क्या होते हैं, गटर खुले होते हैं, तो यू शुड सजेस्ट एज अ कम्युनिटी पर्सन दिस कैन लीड टू व्हाट। सही है, कराची में हमारे पास हर जगह घर के सामने गटर सिस्टम होता है। ये कंसेप्ट पता नहीं होता है। आपने देखे होंगे कि हमारा जहाँ पर हम खाना पकाते हैं वहाँ पर लेट्रिन बिल्कुल अटैच होते हैं। इज़ द एपिडेमियोलॉजिकल साइंस सिम्टम आप लोगों को ये बताना चाहिए कि अगर बिल्कुल नियर बाय होंगे तो फिर क्या होगा, दिस विल लीड टू मल्टीपल टाइप ऑफ डिजीज। आपने देखे होंगे कि आपके वन रूम वहाँ पर वॉशरूम भी होता है एक साथ, तो ये क्या है, दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर व्हाट, फॉर क्रिएटिंग सच टाइप ऑफ डिजीज। हमारे पास जैसे गांव सिस्टम में है, अगर विलेजर लाइफ में देख ले, अगर विलेज में बाज़ औक़ात कहाँ होते हैं जहाँ पर जानवर होते हैं उसके नियर बाय जो है खाने का वो जगह होता है। तो एज अ कम्युनिटी, एज अ नर्स, एज अ सोशल वर्कर हमें ये बात उसको बताना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता। इसलिए अगर हम रेस्पेक्ट एज अ कम्युनिटी हम बताएंगे तो व्हाट विल दे डू, दे विल इम्प्रूव देयर एक्टिविटीज़ कि हमें कहाँ खाना चाहिए, हमें यानी लेट्रिन सिस्टम यानी ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे बनाना चाहिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, नॉलेज के आने के साथ आपने देखे होंगे अभी इम्प्रूवमेंट आ रही है। सही है, अभी इम्प्रूवमेंट आपने देखे भी होंगे आइदर इन द विलेजर्स लाइफ कि ड्रेनेज सिस्टम हमें कहाँ रखना है, लेट्रिन हमें कहाँ बनाना है, और खाने का जो क्या बोलते हैं किचन में चिकन बोल रहा था जो ये कहाँ पे बनाना चाहिए, ये सब कंसेप्ट हमें इस नॉलेज की वजह से पता चला कि एनवायरनमेंट क्या है, अगर साफ़ रखेंगे तो क्या होगा। तो हमें सबसे पहले इसके फ़ायदे बताने हैं, फ़ायदे बताएंगे तभी दे विल इम्प्लीमेंट इन द कम्युनिटी, पर्सन जो है तभी इम्प्लीमेंट करेगा। जब फ़ायदे नहीं बताओगे तो वो इम्प्लीमेंट करेगा, वो बोलेगा इतना खर्चा आएगा। तो ये सब चीज़ें हमें बताने हैं। सही है, तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट है। वन, व्हाट आर दीज, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। इन तीनों इन्वायरमेंट पे हमें ओवरकम करना है। इफ़ वी ओवरकम ऑन दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट तो आप लोग के क्या होंगे, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकोगे। फॉर मेटा पैराडाइम्स ऑफ नाइटिंगेल थ्योरी, लेकिन याद रखो आप लोग जो थ्योरीज पढ़ रहे हो, एवरी थ्योरी हैज़ मेटा पैराडाइम्स, और इसके इन हर थ्योरीज में आप लोगों को ये 4 चीज़ें नज़र आएंगे। व्हाट इज़ नर्सिंग, व्हाट इज़ पर्सन, व्हाट इज़ हेल्थ, ये सब चीज़ आप लोगों को नज़र आ। हर नर्सिंग क्या है, नाइटिंगेल के हवाले से नर्सिंग क्या है, इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेडिसन। सही है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नर्सिंग जो है वो मेडिसिन से अलग तलग बात है भाई। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या करते हैं नर्सिंग इज, आप लोगों के टिकटॉक में भी देख लो बहुत से स्टूडेंट्स हैं अपने साथ क्या क्या लिखे डॉक्टर साहब, तो क्या है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेडिसिन। सही है, व्हाट इज़ नर्सिंग मीन, नर्सिंग मीन टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट विथ सिंपैथी। सही है, एंड एम्पैथी। सही है, टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट। सही है, ये नहीं है डिफाइन एज द एक्टिविटीज दैट प्रमोट, और इसने क्या कहा, पर्सन क्या है, व्हाट इज पर्सन, नर्सिंग क्या है, सॉरी नर्सिंग क्या है, इज डिफाइन एज एक्टिविटी दैट प्रमोट, ऐसे एक्टिविटीज़ ऐसा केयर देना जिसकी वजह से दैट प्रमोट हेल्थ, जो हेल्थ को प्रमोट कर सके। सही है, विच आकर इन एनी केयर गिविंग सिचुएशन, जो कोई भी केयर गिविंग सिचुएशन में ये हो सकता है। दे कैन बी डन बाय एनी वन, ये कोई भी कर सकता है ये नर्सिंग। ये नहीं है कि बस हम मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये लाइसेंस है, मेरे पास ये डिप्लोमा है, आई विल डू दिस। सही है, ये लाजिमी नहीं है कि प्रोमोशन ऑफ हेल्थ के लिए सिर्फ नर्सेज ही जिम्मेदार हैं, और प्रोमोशन ऑफ हेल्थ के लिए एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। सही है, नर्सिंग का मतलब ही यही है, फॉर व्हाट, टेकिंग केयर। तो टेकिंग केयर एक माँ बाप भी कर सकता है, टेकिंग केयर जो है एक पेरेंट्स जिसको हम कहते हैं, और टेकिंग केयर के लिए आपके उस्ताद भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसी नहीं है और मैं बस बोल दूँ, बस छोड़ दो, खामोश हो जाओ वरना ये करूँगा, तो दिस इज़ वर्स, दिस इज़ नॉट द नर्सिंग केयर। क्योंकि अगर आप पे ऐसी नहीं लगा, मैं बस आप लोगों को बस स्ट्रेसफुल सरकमस्टेंसेस अगर कुछ बोल दिया, नंबर काटूँ ये, तो क्या है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ हेल्थ। आपका हेल्थी कंडीशन क्या हो सकती है, ख़राब हो सकता है अगर ये नहीं होगा। सही है, तो इसका मतलब ही ये दे कैन बी डन बाय एनीवन। सही है, तो आज के बाद ये कंडीशन जो आप चेंज कर लो, ये कंसेप्ट जो है कि हर चीज़ का जिम्मेदार सिर्फ नर्स नहीं है,
everyone is responsible to clean your environment. तो आप लोग ये कंसेप्ट यहाँ से आज के बाद सीख लो, सही है? You will implement this और ये तो फल वाले काम हो गया सर जी।